हेलो दोस्तों। इंडियन ओशियन रीजन में आज भी 80% ऑफ दुनिया का ऑयल ट्रेड किया जाता है इंडियन ओशियन की सी रूट्स। और इसीलिए इंडियन ओशियन बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है। साथ ही लगभग 60% ऑफ जो भी कमर्शियल ट्रेड होता है, यानी 60% से भी इवन ज़्यादा कमर्शियल ट्रेड जो होता है पूरी दुनिया भर में, वो सी रूट से किया जाता है, और वो भी इंडियन ओशियन वाले सी रूट से किया जाता है। तो दोस्तों, इसलिए इंडियन ओशियन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और इस रीजन में जितने भी देश लोकेटेड हैं वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन देशों में अगर इंडिया की प्रेजेंस होगी, क्या इन देशों के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस होंगे, तो इंडिया जो है इंडियन ओशियन रीजन पे अच्छा कंट्रोल रख सकेगा। इनफैक्ट इंडियन ओशियन रीजन को चाइना के डोमिनेंस से बचा सकेगा, और ओपन और फ्री ट्रेड जारी रहेगा इस रीजन में। तो इसीलिए ऐसे देशों में इंडिया चाहता है कि ऐसी सरकारें आती रहे जो चाइना का साथ ना दे और इंडिया का साथ दे। तो इसी संदर्भ में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और मालदीव्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैप में दिखाई दे रहा है मालदीव्स कहाँ लोकेटेड है। तो इंडिया से इसकी कितना क्लोजली लोकेटेड है ये इंडिया से। आप और मालदीव ऐसा देश है जहाँ पर इंडिया से अगर आप जाएँ कभी ऐसे टूरिज्म के लिए आप जाएँ तो वीज़ा नहीं लगता है, ठीक है। इनफैक्ट कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे फिल्म स्टार्स जो है मालदीव में जाते हैं, बहुत सारे कपल्स मालदीव में जाते हैं छुट्टियाँ मनाने। तो मालदीव की जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना, वो है टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है। और थोड़ा सा हम जाने मालदीव के बारे में। तो मालदीव एक सिंगल मेनलैंड नहीं है। मालदीव जो है वो है एक ग्रुप ऑफ 1200। मालदीव इज अ ग्रुप ऑफ 1200 आइलैंड्स। 1200 छोटे छोटे द्वीप हैं जो मिलकर के मालदीव नाम का देश बना, ठीक है। इन 1200 द्वीपों में जो एक इम्पॉर्टेंट द्वीप है वो है माले, जो कि मालदीव की कैपिटल है, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई। मालदीव की जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो 4 लाख है, और 4 लाख की पॉपुलेशन में वहाँ 25,000 जो लोग हैं वो इंडियंस, ठीक है। ये भी आप जाने तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना इंडियन डायस्पोरा कितना सारा है वहाँ पर मालदीव। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ये वो चीज़ें हैं जो इंडिया को मालदीव से कनेक्ट करें। ज़्यादातर लोग जो मालदीव में टूरिज्म के लिए जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मालदीव की शुरुआत। तो दोस्तों, इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में ब्रिटेन से। मालदीव की जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी था, और मालदीव आज़ाद हुआ था 1965 में ब्रिटेन से, ठीक है। तो ये एक दोनों का कनेक्टिंग पॉइंट था कि दोनों ने एक साथ कॉलोनियलिज्म के दुख को सहा था। एक कनेक्टिंग पॉइंट। इंडिया से जो इसके रिलेशन इस्टेब्लिश हुए वो हुए 1970s। मालदीव में दोस्तों एक सबसे बड़ा चैलेंज जो रहा है हमेशा वो है डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पर कई सारी पार्टी और कुछ ऐसे लीडर्स भी होते हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी हटाने का काम किया, जैसे पाकिस्तान में होता है। तो डेमोक्रेसी हटा करके वो एक मिलिट्री कूप करना चाहते थे और एक डिक्टेटरशिप स्थापित करना चाहते थे। पर कई बार ऐसे लोगों ने जब भी कूप करने की कोशिश की है तो इंडिया ने डेमोक्रेसी का साथ दिया मालदीव, यानी ऐसी फोर्सेस का साथ दिया है जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते। तो इसी संदर्भ में आप ही जाने कि 1988 में ऐसा एक कूप होने वाला था जहाँ पर श्रीलंका में रहने सेपरेटिस्ट यूँ कहूँ श्रीलंका में रहने वाले मिलिटेंट्स की हेल्प से यहाँ के एक लीडर यहाँ पर मिलिट्री कूप करना चाहते थे 1980। पर इंडिया ने जो है चलाया ऑपरेशन कैक्टस, और ऐसी फोर्सेस की मदद की जो डेमोक्रेसी प्रमोशन करना चाहती थी। और इसी वजह से 1988 में होने वाला मिलिट्री कूप सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये इंडिया की बहुत बड़ी जीत थी, मालदीव के लोगों की एक बहुत बड़ी जीत। तो दोस्तों, मालदीव में हमारी तरह मल्टी पार्टी सिस्टम है गवर्नमेंट का, ऐसे डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम। तो दोस्तों, मालदीव में 2 इंपॉर्टेंट पार्टी हैं। सबसे पहली पार्टी है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स और दूसरी है
मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। जो MDP पार्टी है, इसका लीडर का नाम है मोहम्मद सोली। MDP जो पार्टी है, इसके लीडर का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। मतलब खास बात यह है, ये मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है या तो ये प्रो इंडिया है, यानी जब भी इस गवर्नमेंट की सरकार बनेगी तो ऐसी पॉलिसी फॉलो की जाएगी जो कि इंडिया के फेवर में हो, खास करके फॉरेन फंड्स। और दूसरा है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। इसके इंपॉर्टेंट लीडर जो अभी रिसेंटली बन करके आए हैं, अभी 2023 का जो चुनाव हुआ है उसमें जीत करके आए हैं, और अभी प्रेसिडेंट जो बने हैं मालदीव्स के, इनका नाम है हीजू, ठीक है। ये जो है ये प्रो चाइना फैक्शन है, यानी कि जब भी इनकी सरकार बनती है तो ये प्रो चाइना सेंटिमेंट अपनाते हैं, ठीक है। अभी तक जो सरकार वहाँ पर रही साल 2018 से 2023 तक, वो मोहम्मद सोली की रही, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा ये जिसने इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा रूट रखा था। तो इंडिया के मालदीव्स के से टाइज बहुत अच्छे हुए थे इस समय। इनफैक्ट इंडिया ने इसी टाइम में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी मालदीव्स में किया। इंडिया की जो प्रेजेंस थी मालदीव्स में वो बढ़ी भी है। पर अब जब 2023 में इनकी सरकार आ गई है मुइज़ू की, तो अब एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंडिया की प्रेजेंस मालदीव्स में कम हो सके। इनफैक्ट इलेक्शन रैलीज में कई बार इन्होंने कहा है कि इंडिया आउट, इनका जो एक कैंपेन था वो था इंडिया आउट, यानी इंडिया की प्रेजेंस मालदीव्स में नहीं होगी। अभी इंडिया की प्रेजेंस है मालदीव्स में, कैसे है वो भी बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी तो दोस्तों बात करते हैं अपन साल 2013 की। साल 2013 में अब्दुल्ला यामीन की जो गवर्नमेंट है वो आती है पावर में। ये अब्दुल्ला यामीन है। जैसे इनकी गवर्नमेंट पावर में आती है, ये जो है 2014 में चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर लेते हैं। तो अपन देखें एक बार फटाफट चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये है कि इंडिया जो उसका सबसे बड़ा चैलेंजर है, यहाँ देखो यहाँ चाइना है, चाइना का सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो उसका पड़ोसी इंडिया है, ठीक है। तो चाइना चाहता है कि इंडिया ग्लोबल सेटअप में, ग्लोबल फील्ड में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर ना बने, इसलिए इंडिया को जो है वो इसी रीजन में कवर करके रखो। तो चाइना जो है ना, इस इंडियन ओशन रीजन में जो भी छोटे छोटे देश हैं, चाहे वो यहाँ पर आपका श्रीलंका हो, यहाँ पे उसने हम्बनटोटा पोर्ट खरीद लिया, चाहे वो इधर आपका बांग्लादेश हो, चाहे वो ईस्ट एशिया के देश हो, यहाँ पाकिस्तान में गवादर पोर्ट जो चाइना ने बनाया, वैसे ही मालदीव में भी चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चाइना चाहता है कि यहाँ पर सब जगह पर चाइनीज़ प्रेजेंस हो, चाइना की नेवल या मिलिट्री प्रेजेंस हो, जिससे कि कभी भी इंडिया के साथ अगर जंग हो जाए तो इंडिया को सी रूट के थ्रू चाइना अटैक करे और चाइना को बहुत फ़ायदा रहेगा इससे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि चाइना इंडिया को इस रूट पे कवर करना चाहता है, यानी अगर इंडिया इन्हीं छोटे छोटे देशों में उलझा रहेगा तो इंडिया जो है बड़ा रोल नहीं प्ले कर पाएगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म। जैसे कि इंडिया मानो मिडिल ईस्ट में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर पाएगा, यार इंडिया जो है आपके अगर अपन जाए अफ्रीका में कोई रोल नहीं प्ले कर पाएगा, या इंडिया यूरोप तक कोई रोल प्ले नहीं कर पाएगा, इंडिया यहीं पर सिमट करके रह जाए। तो ये चाइना की पॉलिसी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिससे चाइना जो है इंडियन ओशन को जीतना चाहिए। साथ ही मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि इंडियन ओशन रीजन कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर हर जगह चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस रहेगी
तो चाइना इंडियन ओशन रीजन को कंट्रोल करेगा, और जो इंडियन ओशन रीजन को कंट्रोल करेगा वही आने वाले समय की ग्लोबल पावर बनने वाली। ठीक है ना। इंडिया का जो इंडियन ओशन का पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा अलग है। इंडिया कहता है कि इंडियन ओशन जो है, इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है, इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है, इंडिया कहता है कि इंडियन ओशन शैल बी ओपन, पीसफुल एंड इंक्लूसिव। यानी कि ये जो इंडियन ओशन वाला पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन इंडियन ओशन वाला, ये ओपन रहना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए। ओपन यानी सबके लिए ओपन है, छोटे से छोटे देश के लिए, बड़े से बड़े देश के लिए। पीसफुल यानी शांतिपूर्ण और इंक्लूसिव। अब अगर चाइना की प्रेजेंस यहाँ पर रहेगी और खास करके मिलिट्री प्रेजेंस रहेगी तो पीसफुल तो ये रह नहीं सकता। दूसरा, चाइना जिस तरीके का देश है, जिस तरीके का एग्रेसिव बिहेवियर है, चाइना इंक्लूसिव भी इसको नहीं देगा। क्योंकि चाइना खुद डोमिनेंट प्लेयर है, खुद डोमिनेंस में आना चाहता है, अपने आप को ही हेजेमन मानता है, बादशाह मानता है। ठीक है ना। तो चाइना किसी और को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। तो इंडिया का जो इंडियन ओशन का जो पर्सपेक्टिव है वो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं, और इसीलिए इंडिया और चाइना जो है ना, इंडो पैसिफिक में एक अनकही वॉर लड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों अपने अपनी तरफ से इंडो पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इंडिया का जो इंडो पैसिफिक का वर्जन है, ये जो है यूएसए की आइडियोलॉजी से भी मिलता है, ये जापान की आइडियोलॉजी से भी मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया की भी आइडियोलॉजी से। ये तीनों जो देश है ना, आप ये देखो कि ये सारी डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जनता का राज होता है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना थोड़ा सा डिक्टेटोरियल है, थोड़ा सा ऑथोरिटेरियन है। तो इसलिए लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ इंडिया जो है ना, इंडियन ओशन रीजन में शांति बनाए रखना चाहता है, चाइना के डोमिनेंस को कम करना चाहता है। तो ये बात आपने को समझ में आ गई, इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट था इंडियन ओशन रीजन वाला, और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। PRI वैसे चाइना का लैंड पे भी है, तो एक तो सी रूट को और एक लैंड रूट को भी चाइना कंट्रोल करना चाहते हैं। अपन ने जो सेक्शन पढ़ा वो सी रूट का है, जो इंडियन ओशन से पास होता है। ठीक है, तो ये बात अपने को समझ में आई कि क्या इंडिया और चाइना किस तरीके से इंडियन ओशन रीजन में एक दूसरे को काउंटर करते हैं, और कैसे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं इस इंडियन ओशन पॉलिसी के, इस इंडियन ओशन में जो गेम हो रहा है उसके। इनफैक्ट कई बार ये जो छोटे देश है ना, ये भी अपना एक अलग गेम खेलते हैं। इंडिया को ही चाइना कार्ड दिखाते हैं, चाइना को ही इंडिया कार्ड दिखाते हैं। यानी अगर किसी डेवलपमेंट के काम में या इन्होंने कोई फंड मांगा और इंडिया मना कर दे, तो ये इंडिया को कहते हैं कि ठीक है, अब हम चाइना की तरफ चले जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ, इंडिया ऐसा कभी नहीं चाहेगा। उसी तरह अगर चाइना से कोई फंड मांगे और चाइना मना कर दे, तो ये कहेंगे कि ठीक है, हम इंडिया की तरफ चले जाएंगे। तो ये भी अपना जो है एक अलग गेम खेल रहे हैं। ठीक है, वैसे इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है, इंडिया की एक सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट जो है कि इंडिया प्रॉमिस करता है पर वो काम पूरे नहीं होते। इंडिया में जो ब्यूरोक्रेटिक डिले हैं, प्रोजेक्ट तो साइन हो जाते हैं पर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, बहुत साल होता है। इनफैक्ट चाइना में ये काम बहुत फास्ट है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट सेइंग है इंटरनेशनल रिलेशंस पे कि इंडिया प्रॉमिसेस बट चाइना डिलीवर्स। तो ये आपको समझ में आया कैसे ये छोटे देश इंडिया के खिलाफ चाइना कार्ड खेलते हैं। ठीक है, तो अपन ने इंडियन ओशन वाला पूरा पार्ट समझ लिया। ये अपने आप में मालदीव की बात नहीं है, मालदीव से अलावा भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडियन ओशन रीजन में इंडिया और चाइना का जो गेम चले। फिर कहते हैं कि इंडियन ओशन रीजन इतना इम्पोर्टेंट है कि आज पूरी दुनिया का और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो सेंटर है ना, वो इंडियन ओशन रीजन बन चुका है।
इतना इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन रीजन। तो यहाँ पर चाइना अपना गेम है, देख लो आप, यहाँ पर अलग अलग देश इन्वॉल्व है। यहाँ पर चाइना इन्वॉल्व है, यहाँ पर इंडिया इन्वॉल्व है, यहाँ पर यूएसए इन्वॉल्व है, यहाँ पर मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व है, यहाँ यूके, फ्रांस और यूरोप इन्वॉल्व है। छोटे छोटे फैक्ट्रीज तो है ही। यहाँ पर जापान इन्वॉल्व है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व है, साउथ कोरिया यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो ये पूरा जो इंडियन ओशन रीजन है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सेंटर बना हुआ है अभी। तो ये बात आप समझ, ठीक है। अब अपन आपने से मालदीव्स पे आते हैं। 2013 से 18 में अब्दुल्ला यामीन की गवर्नमेंट रही, जो भी प्रो चाइना प्रेसिडेंट थे। इन्होंने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर लिया 2016 में, ठीक है। और 2014 में मैंने जैसा बताया इन्होंने पीएन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी ज्वाइन कर ली, ठीक है। समय बदला 2018 में मोहम्मद सोली की गवर्नमेंट है, जो कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। ये वही पार्टी है जो हमेशा प्रो इंडिया रही। मोहम्मद सोली के प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया के लिए बहुत रिलीफ की बात थी, क्योंकि हाँ 2016 में मोहम्मद सोली के प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया के लिए बहुत रिलीफ की बात थी, क्योंकि इन्होंने आते ही सबसे पहले इन्होंने यही कहा कि हमारी सरकार इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपनाएगी। इन्होंने इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में जो सबसे पहला व्यक्ति बुलाया वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया। ये भी एक बहुत बड़ी बात। अच्छा 2019 में जब पीएम मोदी वापस से प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने सबसे पहला देश जो इन्होंने विजिट किया वो मालदीव था, और तब मोहम्मद सोली की भी गवर्नमेंट थी वहाँ पर। तो इंडिया और मालदीव एक दूसरे के बहुत करीब आ गए इस समय। इसी समय इंडिया ने मालदीव के साथ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट साल 2021 में साइन कर लिया। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वो, जैसा मैंने आपको बताया कि मालदीव एक सिंगल मेन लैंड नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं। तो उन आइलैंड कंट्रीज़ को जोड़ने के लिए पानी के ऊपर से ब्रिज बनाए जाते। इंडिया ने बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया, और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में मालदीव की मदद की। अब ये जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो मालदीव कैपिटल माले और उसके आसपास के आइलैंड जैसे कि वेलिंगली, थिलाफुशी, इस तरीके के आइलैंड्स को जोड़ता है, ठीक है। दोस्तों मालदीव जो है ना वो इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन जो एक ग्रुपिंग है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। साथ ही मालदीव इंडिया के साथ एक बहुत अच्छा ग्रुपिंग शेयर करता है जिसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो मालदीव इन दो इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स का हिस्सा है जिसमें वो इंडिया के साथ काम करता है। इंडिया भी दोस्तों मालदीव के लिए बहुत कंसर्न रखता है, क्योंकि मालदीव की जो पोजीशन है ना वो यहाँ पर है। और आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मालदीव में, वैसे तो पूरी दुनिया में ही सी लेवल का राइज हो रहा है, और मालदीव क्योंकि आइलैंड कंट्री है तो वो इसका ज़्यादा इफेक्टेड है। मालदीव पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है, और इस वजह से मालदीव जो है धीरे धीरे डूबता जा रहा है। तो इंडिया हमेशा जो भी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की जो भी समिट होती है जैसे कि UNFCCC, इसमें हमेशा ग्लोबल साउथ की बात करता है। ग्लोबल साउथ क्या होता है? ग्लोबल साउथ यानी कि छोटे मोटे देश जो है जैसे कि मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश जो पहले कॉलोनी रहे, और खासकर इन आइलैंड कंट्रीज की बात करता है। और इंडिया हमेशा इनकी डिमांड है कि हमें टेक्नोलॉजी और फंड ट्रांसफ़र किए जाए ताकि हम क्लाइमेट चेंज से होने वाले सी लेवल राइज के लिए कुछ एक्शन ले सकें, कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकें। तो इंडिया इसमें जो है डेवलप्ड कंट्रीज से फंड के लिए नेगोशिएशन करता है इन देशों की तरफ से। तो इंडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इनकी जो डिमांड है टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की, उसको हमेशा से सपोर्ट करता है।
तो ये भी एक इंडिया और मालदीव का एक इम्पोर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट है। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि सिचुएशन हमेशा एक ऐसी नहीं रहती, समय बदला और अभी रिसेंटली 2020 में मालदीव में फिर से एक नई सरकार आई जो कि प्रोग्रेसिव मालदीव पार्टी। तो दोस्तों समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। 2023 में प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार आ गई है वापस मालदीव में। प्रोग्रेसिव पार्टी यानी वही पार्टी जो कि प्रो चाइना है। अब प्रो चाइना पार्टी आ गई है। इसके जो नए लीडर हैं तो प्रेसिडेंट मुइज़ू जो अब नए आ गए हैं ये वाले, इन्होंने हमेशा अपने इलेक्शन के कैंपेन में कह दिया था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो होगा इंडिया आउट, यानी इंडिया को बाहर निकालेंगे। जैसे ही अब ये बने हैं प्रेसिडेंट तो इंडिया के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो करंट अफेयर्स में ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा चल रही है कि मालदीव में जो नई सरकार बनी है उसका मालदीव और इंडिया के रिलेशंस पर कितना ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो दोस्तों अब इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है और इंडियन ब्यूरोक्रेसी को और इंडियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को अब एक बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि अब चाइना को इंडियन ओशियन रीजन में काउंटर करने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट मुइज़ू को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए हमें और ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अपने आप में एक नया चैलेंज बने। तो दोस्तों आज के लेक्चर में आज हमने जाना इंडियन ओशन रीजन में किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं हमने देखा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जाना सबसे पहली बात इंडिया मालदीव के हिस्टोरिकल रिलेशंस के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने जानी वो हमने जाना कि कैसे इंडियन ओशियन रीजन जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन बन चुका है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस हमने बताई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ मालदीव और इंडिया के लिए नहीं, ये वैसे भी अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम के बारे में। चौथी चीज़ हमने पढ़ी कि कैसे मालदीव की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इंडिया पे असर पड़ता है। पांचवी चीज़ हमने जानी कि क्या क्या इंडिया ने मालदीव में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, खासकर ही ग्रेड वाले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में। और एक जो लास्ट हमने पॉइंट पढ़ा वो कैसे प्रेसिडेंट मुइज़ू के आने के बाद जो कि प्रो चाइना प्रेसिडेंट है इंडिया के लिए एक चैलेंज नया खड़ा हुआ। तो दोस्तों आज हमने ये सब पढ़ा।